नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरा पश्चिम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बागपत से इस वक्त हमारे पास है। दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। वहां पानी का विवाद था और दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। दोनों पक्षों के 11 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दो घाट थाना इलाके के शाहजहांपुर का ये सारा मामला। तस्वीरें आप देख लीजिए, बागपत की तस्वीर देखिए आप। पानी का विवाद और बढ़कर कहां पहुंच गया। दो घाट थाना क्षेत्र में दो पक्ष आमने सामने। ग्यारह लोग गंभीर रूप से जख्मी इस विवाद में, इस पथराव में, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। ये देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला बोला। यहां पर लोगों ने पथराव किया, जबरदस्त पथराव। 11 लोग जख्मी इसमें। मामला पानी का झगड़ा, पानी का विवाद जो इतना बढ़ा कि यह तस्वीर बन गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। इधर मेरठ में महिलाओं ने शराब की दुकानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाएं सड़कों पर उतरकर शराब की दुकानें खोलने के लिए राम भजन कर रही हैं और प्रशासन से शराब की दुकानों को रिहायशी इलाकों से बाहर भेजने की मांग कर रही हैं। आपको यही बताएं कि मेरठ के कीर्ति पैलेस के रिहायशी इलाके में अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली गई हैं, जिसकी यहां की महिलाएं पिछले 3 साल से विरोध कर रही हैं। देखिए आप महिलाएं कैसे बैठ गई, अनूठा विरोध इनका। सरकार इस कोरोना काल में रेवेन्यू के लिए लॉकडाउन में भी मधुशाला खोल रही है, लेकिन मेरठ की महिलाएं शराब के ठेके को खोलने के विरोध में दुकान के बाहर प्रोटेस्ट कर रही हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राम जानकी के भजन गा करके वो विरोध कर रही हैं। ये जो शटर बंद है, ये वही अंग्रेजी शराब की दुकान है जिसका विरोध ये महिलाएं कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भजन हो रहा। हम महिलाओं से ही जानते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना। क्या कहेंगी आप? हम यही कहेंगे कि यहाँ नहीं खुलेगा ठेका, बिल्कुल भी बंद करिए। इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। कब से आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम 3 दिन से कर रहे हैं। कब से ये ठेका खुला है? 3 दिन हो गए, हमें जब पता चला। ये हमें नहीं पता। आप देख सकते हैं कि 3 दिन से, जब से ये ठेका खुला है, तब से यहाँ पर ये महिलाएं बैठी हुई प्रोटेस्ट कर रही हैं। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इसी रास्ते से आते हैं, जाते हैं, और बगल में डेयरी है, चलती है, यहाँ दूध लेने भी आते हैं। तो यहाँ शराब का ठेका रहेगा तो हमें आने जाने में अनकंफर्टेबल लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कहीं और शिफ्ट हो जाए। इस बार आप लोगों ने विरोध करने का अनूठा तरीका अख्तियार किया है। राम भजन से ही शराब की दुकान बंद कराएंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे राम मंदिर का हो रहा है। हम राम मंदिर के लिए सब एकजुट हो रहे हैं और अपना राम मंदिर खोलने की तैयारी कर रही है। इसलिए राम के नाम पे हमें ये ठेका बंद करना है। और यहाँ पे रिहायशी है, 2 कॉलोनी है, 2 सोसाइटी है, बच्चों का स्कूल है, आगे मंदिर है, पीछे मंदिर है। यहाँ पे ठेका बिल्कुल नहीं खुलेगा। हमारी बहू बेटियों को दिक्कत है। आप लोग भजन कर रही हैं, विरोध भी कर रही हैं, भजन कर रही हैं राम का। इसी भजन से विरोध होगा? इसी से होगा, बैठ के भी होगा, सब तरह से होगा। मतलब हम कोई वो नहीं करेंगे, लेकिन होगा शांतिपूर्वक ही, लेकिन होगा विरोध। और ऐसे भजन गा के बिल्कुल खुलने नहीं देंगे। ये महिलाएं मेरठ की हैं। इनका कहना है कि इनका जो विरोध है वो इसी तरीके से होगा। भजन गाएंगी, दुकान के बाहर बैठी रहेंगी और इस वाइन शॉप को खुलने नहीं देंगी। इनका कहना है कि इस वाइन शॉप के खुलने से इनके बच्चों पर और इन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। और यही वजह है कि ये लोग इस वाइन शॉप का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर कोई कॉमर्शियल मार्केट भी नहीं है। ये तो रिहायशी इलाके में 2-3 दुकानें बना दी किसानों ने अपनी रोजी रोटी के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर शराब की दुकान खुलती है तो कहीं ना कहीं जो अराजक तत्व हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। और ऐसे में देर रात अगर यहाँ पर बहन बेटियां बाहर टहलने के लिए निकलती हैं तो उन्हें भी दिक्कत होगी। इसलिए इनकी प्रशासन और सरकार से गुहार है कि यहाँ से वाइन शॉप को हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाए, ताकि यहाँ पर रह रहे लोगों को भी इस वाइन शॉप से कोई दिक्कत ना हो और दूसरी जगह शिफ्ट करके सरकार अपना रेवेन्यू भी ले सकती है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और अब खबर बरेली से। यहां पर अवैध शराब की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है।
इज्जत नगर पुलिस ने यहां पर 448 पेटी शराब जब्त करने के साथ साथ ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। शराब की खेप हरियाणा से कोयले की बोरियों के नीचे ट्रक में छिपाकर बिहार ले जाई जा रही है। गौरतलब है कि बिहार में शराब पर पाबंदी है और इसी वजह से हरियाणा से अवैध तरीके से बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। ऐसा सही जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पहले भी कई बार बिहार ले जाई जा रही शराब बरामद की है। कल एक सराहनीय कार्य करते हुए एक ट्रक पकड़ा जो कि मुखबिर की सूचना पे आधारित ऑपरेशन था। उस ट्रक से 448 पेटी शराब पकड़ी गई जो हिसार हरियाणा से लाई जा रही थी और बिहार ले जाई जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति जो राजस्थान का रहने वाला है वो गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति उसमें से फरार हो गया था, उसकी डिटेल्स हमें मिल गई है। इस चेन में और कौन कौन लोग हैं इसके बारे में विवेचना में हम लोग पता लगा रहे हैं। निश्चित तौर पे इसमें इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लिंकेजेस हैं उसके बारे में जानकारी करके और लोग इसमें प्रकाश में आएंगे, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। और केंद्र सरकार की नई आर्थिक नीतियों, बढ़ती बेरोजगारी और रेलवे समेत कई विभागों का निजीकरण किए जाने के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने आज देशव्यापी प्रदर्शन किया। संगम नगरी प्रयागराज में भी ट्रेड यूनियंस और कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रयागराज में दर्जनों कर्मचारी, किसान और मजदूर आज दोपहर को बालसन चौराहे पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं और इन लोगों ने आज के दिन को भारत बचाओ दिवस के रूप में मनाया। अगली खबर गोंडा से है। वहां पर अधिकारी और ठेकेदार के गठजोड़ का बड़ा खुलासा हुआ है। बाढ़ ग्रस्त इलाके का हवाई सर्वेक्षण करने आए यूपी सरकार के मंत्रियों को ठेकेदार और अधिकारियों ने किस तरह से ठेंगा दिखाया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद अधिकारियों की नींद अब उड़ गई है। रिपोर्ट देखिए। नदी किनारे एक जेसीबी मशीन और हवा में घूमता उसका बकेट कुछ इस तरह काम कर रहा है जिसे दूर से देखने पर किसी को भी ये भ्रम हो सकता है कि शायद जेसीबी मशीन से कुछ भारी भरकम काम किया जा रहा है, लेकिन गौर से देखिए तो उसका बकेट खाली है। अब दूसरी तस्वीर पर भी जरा गौर कीजिए। जिस जगह जेसीबी मशीन से खाली बकेट को हवा में घुमाया जा रहा है उसके ठीक ऊपर एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो इन दिनों खूब वायरल है। कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार के मंत्री जब बाढ़ग्रस्त इलाके का हवाई सर्वेक्षण करने आए थे उस दौरान उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर ये पूरा नाटक रचा, जिसकी पोल खुल गई। गांव के लोग कहते हैं कि मंत्री जी अगर तटबंध पर आते तो उन्हें हकीकत का पता चलता। हेलीकॉप्टर से यहाँ 2 राउंड का दौड़ा किया गया, जिसमें बताया जा रहा है उस दौड़े से हम लोग का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। वो आए अपना दौड़ा करके यहाँ से गोंडा के लिए रवाना हो गए कि हम गोंडा में देख लेंगे। बाढ़ से यहाँ जो है 25,000 आबादी डूब रही है। गौरतलब है कि 7 अगस्त को प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री अनिल राजभर और जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह ने गोंडा में तरफगंज तहसील के एली परसौली गांव में तटबंध कटने पर हवाई सर्वेक्षण किया था और फिर अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत कार्य करने का आदेश दिया था। एक जगह जो अभी जहां से हम लोग होके आए हैं तटबंध प्रभावित हुआ है, टूटन हुई है उसमें थोड़ा सा, लेकिन उससे कहीं जन और धन की कहीं नुकसान अभी नहीं हुआ है। ऊपर वाले की कृपा है। हमारे अधिकारी बहुत तत्परता के साथ सब लोग लगे हैं। पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग भी लगे हैं। आप सब लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उसकी चिंता कर रही है और बाढ़ से संबंधित जो राहत कार्य हैं उसको बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। बाढ़ से बिगड़े हालात और जनता की दुश्वारियों पर मंत्री जी की चिंता तो देख लिया आपने, मंत्री जी का ऑर्डर भी सुन लिया आपने, लेकिन इस वायरल वीडियो को देखते हुए सवाल अहम हो जाता है
कि मंत्री जी का आदेश आखिरकार जमीन पर काम करता क्यों नहीं नजर आता। वैसे इस वायरल वीडियो के आने के बाद इलाके के अधिकारियों और ठेकेदारों के होश उड़े हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद और टूटे तटबंध की मरम्मत के लिए सरकार करोड़ों की योजना का ऐलान करती है, लेकिन ठेकेदारों और अधिकारियों की भ्रष्ट जुगलबंदी कैसे उसमें चूना लगाती है, उसका ये एक ताज़ा नज़ीर है। जानकारी के मुताबिक इस सिलसिले में लापरवाही बरतने वालों की जांच कर उसे दंडित करने पर विचार किया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए गोंडा से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर बस्ती से है। वहां पर शासनादेश के नियमों के खिलाफ प्राइमरी स्कूल की ड्रेस खरीद में किए गए घोटाले की खबर एबीपी गंगा पर चलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने विधानसभा में सवाल भी लगा दिए। बस्ती में गरीब बच्चों के नाम मुफ्त यूनिफॉर्म घोटाले को लेकर मचा बवाल अब और गंभीर रूप लेता जा रहा है। एबीपी गंगा ने 6 अगस्त को इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने पूरे मामले पर विधानसभा में सवाल लगा दिए थे। संजय प्रताप जायसवाल का कहना है कि जिस तरीके से शासन की नीति के खिलाफ ड्रेस खरीद को अंजाम दिया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि विशेष संस्था को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश में एक ही सरकार है, योगी जी की सरकार, और उनका जो शासन का आदेश है उसका पालन होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी सक्षम अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं वो शासन की जो नीति है उसका पालन कराएं, और वरना सरकार के समक्ष उन्हें स्पष्ट रूप से संतोषजनक उत्तर देना पड़ेगा मेरे द्वारा उठाए गए सवालों में। गौरतलब है कि नियम के मुताबिक स्कूल ड्रेस की खरीद सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ही कर सकती है, लेकिन जिले में प्राइमरी स्कूल के बच्चों की ड्रेस की आपूर्ति में इस नियम का पालन नहीं किया गया। सरकार की कोशिश ये है कि ड्रेस खरीद की व्यवस्था विकेंद्रित रहे, ताकि छोटे और फर्म और ठेकेदारों को भी काम मिले। इस बात की एक नई शिकायत उभर के आ रही है कि ड्रेस का कपड़ा खरीदने के लिए किसी एक विशेष व्यक्ति या एजेंसी को अवसर दिया जा रहा है। सभी परिषद के विद्यालय एक ही संस्था से कपड़े क्यों खरीदेंगे? कौन है इसके पीछे और क्यों ये नीति लाई गई? जब स्वतंत्र हैं सारी समितियां हर स्कूल की कि वो कपड़ा खरीद के देंगी, इससे छोटे व्यापारियों को रोजगार मिलता, रोजगार सृजन होता, तो रोजगार सृजन के इस अवसर को उनसे क्यों छीना जा रहा है? गौरतलब है कि बस्ती में प्राइमरी स्कूलों के करीब 3 लाख बच्चों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। शिक्षक संघ भी बीएसए अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं पूरे मामले को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री से जब बात की गई तो उन्होंने इस घोटाले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। बस्ती से एबीपी गंगा के लिए सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब खबर फिरोजाबाद से। यहां पर पिटाई की एक तस्वीर वायरल होने पर 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। यह वाकया थाना शिकोहाबाद इलाके से जुड़ा हुआ है। यहां पर 5 अगस्त को एक शख्स को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा था। उसकी चोट के निशान उसके शरीर पर देखे जा सकते हैं। मामला मीडिया में आया तो पुलिस अधिकारी हरकत में आए और 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके पल्ला झाड़ दिया गया। कहा जा रहा है कि वो युवक अपने दोस्तों के साथ 5 अगस्त को सड़क पर आतिशबाजी कर रहा था। पीट का फोटो वायरल जो हुआ है उसको संज्ञान में आते इस पे जांच की गई। जांच में पाया गया कि ये जो फोटो है वो 5 अगस्त की है। इसमें कुछ व्यक्ति सड़क पे इकट्ठे होकर आतिशबाजी कर रहे थे। उसी दौरान जो पुलिस राउंड पे थी उन्होंने देखा तो उनको समझाया बुझाया और उसमें 2-4 डंडे पुलिस द्वारा मारे गए। फिर उनको थाने ले जाया गया। वही मारपीट है और उसमें जो पुलिसकर्मी थी उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम बना रखे हैं, लेकिन सोनभद्र में माफिया पर इसका कोई असर नहीं है। यहां पट्टाधारक और अवैध खननकर्ता खनिज विभाग और पुलिस की मिलीभगत से पत्थर और बालू का बदस्तूर अवैध खनन कर रहे हैं। सरकारी नियम
एक तरफ और माफियागिरी दूसरी तरफ। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में खनन माफिया ने कागजों में हेराफेरी करके अपनी अलग ही नीति बना ली और दूसरे की जमीन का पट्टा हासिल कर लिया। हालांकि शिकायत और जांच सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने उस पट्टे को निरस्त कर दिया, लेकिन खनन माफिया की दबंगई नहीं गई। इस संबंध में जिलाधिकारी ने अवैध खननकर्ता के विरुद्ध FIR दर्ज कराकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और रिकवरी के लिए टीम गठित किया है। शिकायत संज्ञान में आते ही जांच कराई गई, उसमें उसे दोषी पाया गया, तत्काल FIR की कार्रवाई की जा रही और जितना अवैध खनन किया था उसके मूल्य के बराबर जितना मूल्य का अवैध खनन किया गया उसकी रिकवरी जारी करने के लिए टीम का गठन कर दिया। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य सरकार द्वारा खनन माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई का असर यहाँ कम ही देखने को मिलता है और इस खेल में सरकार को करोड़ों का चूना भी लगता है। उसमें जितने भी अवैध खनन करता है कम से कम हमारे पास 1.5 से 2 करोड़ की आरसीज हैं जो पेंडिंग है, जिन पे हम कार्य कर रहे हैं। कुछ में न्यायालय का आदेश प्राप्त कर लिए, इसके कारण लंबित हैं और कुछ में हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। सवाल अहम है कि पट्टा देते समय ही प्रशासन द्वारा जांच क्यों नहीं की गई? माफिया तंत्र रहकर हावी क्यों हो जाता है? ABP गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष सोनी की रिपोर्ट। इधर एटा में नेशनल हाईवे 91 पर अलीगढ़ से कन्नौज जा रहा बियर का ट्रक डिवाइडर पर लगे बिजली के खंभे से टकराकर पलट गया और इससे हाईवे जाम हो गया और बिजली का खंभा गिरने से बिजली के तार जमीन पर गिर गए। बियर से भरे ट्रक के पलटने की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। कुछ लोग बियर लेकर जाने लगे। इसी बीच मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई और पुलिस सुरक्षा में बियर के कार्टून और बियर की केन्स को एकत्रित कराया गया। अब गनीमत यह रही कि बिजली के तार जमीन पर गिरने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए इस गिरे हुए ट्रक की जिसमें बियर भरी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में मारे गए मथुरा के को-पायलट अखिलेश शर्मा का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज सुबह जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया उस वक्त वहां का माहौल बहुत दुखद था, बहुत शोकाकुल दिखाई दिया। पार्थिव शरीर देखने के लिए आसपास के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोझिकोड हादसे के शिकार हुए को पायलट अखिलेश शर्मा का पार्थिव शरीर जैसे ही यहां पहुंचा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शव देखते ही घर के लोग विलाप करने लगे। अखिलेश की मां और पत्नी रोते रोते बेहोश हो गईं। पड़ोसियों का हुजूम जमा हो गया। सबकी आंखों में आंसू, सबके चेहरे पर गम पसरा हुआ था। अखिलेश के पिता की ये इच्छा थी कि बेटा वंदे भारत की पहली फ्लाइट का को पायलट था, लिहाजा कम से कम उसकी पत्नी को नौकरी दी जाती। ऑनर बच्चा है, अभी घरवाली के अभी प्रेग्नेंट है और वैसे सुविधाएं सभी मिलनी चाहिए जो मिलनी चाहिए। अखिलेश शर्मा का अंतिम संस्कार मथुरा के शमशान घाट पर हुआ। उनके छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। हैरत देखिए, अखिलेश शर्मा के अंतिम संस्कार में मथुरा वृंदावन के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के अलावा सत्ताधारी पार्टी से भी कोई जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। हमें थोड़ी सी वेदना है कि इस तरह सरकार की थोड़ी मुझे उदासीनता लगी इस मौके पर।
अगर सरकार की तरफ से कुछ लोग यहाँ आते, प्रशासन के लोग, जैसे अभी एसडीएम साहब आए थे, लेकिन बाकी प्रशासन को कुछ पता नहीं क्या करना है, स्थानीय नेताओं का पता नहीं है। आपको बता दें कि को पायलट अखिलेश शर्मा परिवार में बड़ा बेटा था। 2017 में एयर इंडिया में सहायक पायलट के पद पर भर्ती हुए थे। अखिलेश की शादी 2 साल पहले ही हुई थी। उनकी पत्नी फिलहाल गर्भवती हैं, जिनकी सेहत की देखभाल की जा रही है। आपको बता दें कि को पायलट अखिलेश के परिजन उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग भी कर रहे हैं। सौरभ गौतम, मथुरा, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं खबर मुजफ्फरनगर से। वहां पर बुढ़ाना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाई टेंशन वायर का तार टूटने से जोरदार धमाका हो गया और पेंट गोदाम में आग लग गई। धीरे धीरे इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। इस मामले की सूचना गोदाम के मालिक को लगी तो पड़ोसियों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। यहां रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।